हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने संपत्ति यानी एसेट्स के बारे में समझा। 4 प्रकार की एसेट्स थी: स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, क्षयी संपत्ति और कृत्रिम संपत्तियाँ। जितनी भी संपत्तियाँ बिजनेस में होती हैं उसको या तो बिजनेस का स्वामी लाता है या बिजनेस कहीं और से परचेज करता है। तो खरीदते समय, वस्तुओं को खरीदते समय, ऐसी वस्तुएं जो संपत्ति का रूप होती है उनको खरीदते समय या तो वो खरीदेगा नकद में या खरीदेगा उधार में। नकद में खरीदने पर बिजनेस से संपत्ति आएगी भी और संपत्ति जाएगी भी। उधार खरीदने पर क्या होता है, एक निश्चित समय बाद हमारे को जहाँ से हमने संपत्तियाँ, मशीन, फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर कुछ भी खरीदा है, स्टॉक, वो जो चीज़ खरीदी है उसका भुगतान हमको एक निश्चित अवधि के बाद करना होगा। तो वो भुगतान जो हमारा अभी हमने नहीं किया, कुछ समय बाद हमको चुकाना पड़ेगा, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, दायित्व बन जाता है, यानी लाइबिलिटीज बन जाती है। तो दायित्व या देयता यानी लाइबिलिटी, ऐसी कोई भी राशि, दायित्व मीन्स क्या होता है, ऐसी कोई भी राशि जो भविष्य में किनको चुकानी है, बाहरी पक्षकारों को, जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं, जिनसे हम क्या खरीदते हैं, संपत्तियां खरीदते हैं, जिनसे हम संपत्ति खरीदते हैं। जैसे मशीन खरीद ली, माल खरीद लिया, फर्नीचर खरीदा, ये सारी चीजें अगर अपन उधार खरीदते हैं तो एक निश्चित समय की अवधि के बाद जिन व्यक्तियों से हमने इसको खरीदा है तो वो बाहर के व्यक्ति होंगे, तो बाहरी पक्षकारों को जो राशि हमको चुकानी पड़ेगी, ठीक है, वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, दायित्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दायित्व। यानी कि जैसे मान लिया बिजनेस स्वामी के पास एक मशीन थी जिससे वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कर लिया उसने, धीरे धीरे बिजनेस को एक मशीन की और आवश्यकता पड़ी उत्पादन बढ़ाने के लिए। अब बिजनेस के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं तो बिजनेस क्या करेगा, ऐसी मशीन ऐसी जगह से खरीद के लाएगा, ठीक है। अब खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वहाँ क्या किया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि भाई मैं आपको इतने महीने बाद, इतने दिनों बाद ये पेमेंट मशीन का चुका दूंगा, ठीक है। तो जो पैसा चुकाना है हमको भविष्य में, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 7 दिन बाद, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो राशि जो हमको क्या करनी है, चुकानी है। किसको चुकानी है, बाहरी पक्षकारों को। तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा बच्चों, दायित्व। क्या कहलाएगा, दायित्व, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज होती कितनी है, कितने प्रकार की है, एक होती है चालू दायित्व, एक होता है गैर चालू दायित्व, ठीक है, यानी कि करंट लाइबिलिटीज, और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती क्या है, करंट लाइबिलिटीज ऐसे दायित्व जिनका भुगतान हमको 1 लेखा वर्ष की अवधि में करना होता है। 1 लेखा वर्ष की अवधि का मतलब होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की अवधि के लिए होता है। इस दरमियान अगर हमने कोई संपत्ति खरीदी है, ठीक है, और उसका पेमेंट हमारे को करना पड़ेगा 1 साल के अंदर, ऐसा भुगतान जिसका पेमेंट हमको भुगतान 1 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर करना पड़े, वो सारे दायित्व कैसे कहलाते हैं, चालू दायित्व यानी करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज ऐसे दायित्व जिनका भुगतान कितने टाइम में करना है, 1 वर्ष में, यानी 1 लेखा वर्ष के अंदर। जो लेखा वर्ष होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि, इस टाइमिंग के अंदर आपको अपने दायित्व का भुगतान करना होता है। तो ये कहलाता है आपका चालू दायित्व। चालू दायित्व के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बिजनेसमैन को करंट अकाउंट्स के ऊपर, चालू खाते के ऊपर एक बैंक एक सुविधा देता है कि आपका जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो पैसा बैंक को 2 महीने में, महीने में, 6 महीने में आपको वापस देना ही पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, बैंक अधिविकर्ष क्या होती है, हमारा चालू दायित्व यानी करंट लाइबिलिटीज होती है। लेनदार ऐसे व्यक्ति जिनसे हमने उधार माल खरीदा होता है, तो उनको एक निश्चित अवधि के बाद हमको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। हम जिनसे खरीदते हैं उधार खरीदने पर हमको 1 महीने की साइट मिलती है, 2 महीने में पैसा देना पड़ता है। जो हमारे बीच में अवधि, मैक्सिमम अवधि कितनी होती है लेनदारों को पेमेंट करने की, 1 वर्ष के अंदर अंदर हमको उनका भुगतान करना होता है।
फिर है देय विपत्र। लेनदारों से हम माल खरीदते हैं, बदले में अगर उसी समय पैसा नहीं देते हैं तो हम बिल लिख के दे देते हैं, बिल पे साइन कर देते हैं कि भाई 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद मैं आपको इतना पैसा इस समय इस तारीख को भुगतान कर दूंगा। तो वो होता है आपका देय विपत्र, यानी कि आपको 1 वर्ष की अवधि में जिस भी दायित्व का भुगतान करना होता है वो सब हमारे लिए करंट लायबिलिटीज यानी चालू दायित्व कहलाता है। गैर चालू दायित्व यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे दायित्व जिनका पेमेंट हमको बहुत ज़्यादा पेमेंट है और एक लंबे टाइम तक, 1 साल नहीं, 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम ईयर्स में उसका पेमेंट करना हो, तो ऐसे कंडीशंस में जो दायित्व, जो चुकाई जाने वाली राशि है लंबे टाइम से, 1 साल से ज़्यादा की अवधि में अगर आप भुगतान करना है, आपको 2 साल में करना है, 3 साल में करना है, तो ऐसे जितने भी राशि का आपको भुगतान करना है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? गैर चालू दायित्व। इसको अपन दीर्घकालीन दायित्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? दीर्घकालीन दायित्व यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटीज होती है ये भी, जैसे बैंक का लोन। मैंने 5 साल के लिए बैंक से लोन लिया, इट मीन्स मुझे बैंक का लोन कब तक चुकाना है? 5 साल की अवधि में मुझे पूरा उस पेमेंट को चुकाना होगा। तो 1 साल से अधिक अवधि का लिए बैंक ऋण अगर 5 वर्ष का लिया है तो मुझे चुकाने की अवधि कितनी है? 5 साल में मुझे बैंक का लोन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ऐसा दायित्व जो लंबे टाइम तक मुझे चुकाना पड़ेगा, वो कहलाएगा दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है, या मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले लिया, ठीक है, उस कंडीशंस में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लोन ले लिया, तो मुझे वो पैसा 10 सालों तक धीरे धीरे मुझे वो चुकाना पड़ेगा। तो मेरे लिए दीर्घकालीन दायित्व या गैर चालू दायित्व होता है। कभी कभी कुछ दायित्व ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं दीर्घकालीन का। जैसे मान लिया कंपनी ने अपने या किसी बिजनेस ने अपने लिए 5 AC खरीद लिए। क्या खरीद लिए? AC। एक AC का प्राइस 50,000 रुपये पर AC है। ठीक है, इट मीन्स 5 खरीदने पर 2.5 लाख रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अब बिजनेस यानी हमारे व्यवसाय के पास अगर इतना पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, यानी किस्तों में भुगतान करेंगे। हमने उसको कहा कि हम 5 AC खरीदते हैं, एक AC का तो अभी हम आपको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, इसका तो कैश पेमेंट ले लो। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जितना भी पेमेंट बाकी है हम आपको हर साल थोड़ा थोड़ा पेमेंट करेंगे। तो अब कितना पेमेंट बाकी रहता है? यानी कि 2 लाख रुपए। 2.5 लाख का पेमेंट बनता है, 50,000 का हमने उनको तुरंत भुगतान कर दिया, तो वो तो कोई हमारा दायित्व हुआ नहीं, वो तो हमने चुका दिया। बचा हुआ जो चीज़ है वो हमारे लिए क्या कहलाया? बकाया राशि। बकाया राशि का मतलब होता है ये हमको राशि चुकानी है। चुकानी है मतलब ये क्या बन गया हमारे लिए? दायित्व, लायबिलिटीज बन गई है। अब इसका पेमेंट अगर हम 3-4 वर्षों में चुकाएं या 5 वर्षों में चुकाएं, मान लिया इसका भुगतान 5 किस्तों में किया जाए, तो 5 किस्तों में अगर हम करते हैं, इट मीन्स हर साल हमको कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 40-40 हज़ार रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको क्या हो जाए, 5 साल तक ये 40,000 का पेमेंट एक साथ और हो जाएगा। तो 1 साल से हमको क्या करना है? वो जो पेमेंट चुकाना है वो लंबे टाइम तक चुकाना है, यानी कि 5 सालों तक उसको पेमेंट करते रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो दायित्व होता है वो हमारे लिए कौन सा दायित्व कहलाता है? दीर्घकालीन। और दीर्घकालीन को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़, गैर चालू दायित्व। तो इस प्रकार से दायित्व क्या होता है? ऐसी राशि जो हमको बाहरी पक्षकारों को चुकानी होती है, चाहे हमने माल खरीदा हो, चाहे हमने संपत्ति खरीदी हो, उसके बदले में हमको किसी बाहरी पक्षकार को भुगतान करना हमारा दायित्व कहलाता है। दायित्व 2 प्रकार से किया, एक होता है चालू दायित्व, एक होता है गैर चालू दायित्व, यानी करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं? दीर्घकालीन दायित्व भी बोल सकते हैं। चालू दायित्व का भुगतान 1 वर्ष की अवधि में करना पड़ता है। गैर चालू दायित्व या दीर्घकालीन दायित्व होते हैं, उनका भुगतान 1 वर्ष से अधिक अवधि तक के बाद भी करना पड़ सकता है। ऐसे दायित्व क्या कहलाते हैं? हमारे दीर्घकालीन दायित्व। तो आई होप आपको दायित्वों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।